प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आप सब 7वीं पास करके 8वीं कक्षा में पहुंचे हैं। बिना परीक्षा दिए 8वीं कक्षा में पहुंचने की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम सामाजिक विषय पढ़ेंगे। पहले आरबीएससी की पुस्तकें चलती थी, लेकिन इस बार पुस्तकों में भी चेंजेस हुआ है और इस बार एनसीईआरटी की पुस्तकें आई है। तो इस बार नई पुस्तकें हैं। उसका मैं पहला पार्ट आपको करवाऊंगा, वो करूंगा भूगोल का संसाधन। ठीक है ना, संसाधन। ये जो नई पुस्तक है, उस नई पुस्तक के अकॉर्डिंग पहला पार्ट है। इस किताब के भी 3 भाग हैं। पहला भूगोल है, दूसरा राजनीति है और तीसरा इसका इतिहास है। इसी किताब के 3 भाग है। पहला भाग भूगोल है, उस भूगोल का पहला पार्ट है मैं आपको करवाऊंगा, वो है संसाधन। सबसे पहले जान लेते हैं संसाधन क्या है। संसाधन वे होते हैं जिसका मनुष्य उपयोग करता है। ठीक है ना, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे संसाधन। जैसे ये मार्कर एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि ये मेरे लिखने के काम में आता है। आपके पास कॉपी और पेन है, वो भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि उससे आप काम कर रहे हैं। पेड़ पौधे संसाधन है, नदियां, झरने, जीव जंतु, पशु पक्षी सब एक प्रकार के संसाधन। कुर्सी, टेबल, पंखा सब क्या है, संसाधन है। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस समय विज्ञान ने उन्नति कम की थी, उस समय संसाधन कम थे, क्योंकि जो संसाधन थे मनुष्य ने उनका आविष्कार नहीं किया था। लेकिन जितनी विज्ञान की उन्नति हुई है, उसके फलस्वरूप मनुष्य का विकास हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है। उसके बाद नए नए संसाधनों का विकास भी हुआ है। सबसे पहले देखते हैं संसाधन की परिभाषा। यानी वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें संसाधन कहते हैं। उन्हें संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। यानी वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे संसाधन। जैसे खनिज, लोहा, जीव जंतु आदि। ठीक है ना। वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वे संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। संसाधनों के प्रकार के प्रकार 3 प्रकार के। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव द्वारा निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा है मानव अपने आप में एक संसाधन है, मानव संसाधन। एक एक करके सबके विषय में हम पढ़ते हैं। पहले देखते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से। प्राकृतिक संसाधन वे हैं जो मनुष्य प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, उसे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे देखते हैं नदियां, झरने, झीलें, खनिज, तेल, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। इनमें मानव का जो उपयोग है वो कम से कम होता है ना।
तो पहले प्राकृतिक संसाधन, वे संसाधन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदियां, झरने, झीलें, जल, वन, जीव जंतु आदि। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन समझ में आ गया। फिर प्राकृतिक संसाधन वे है जो मनुष्य को प्रकृति सीधे प्रदान करती है, वे है प्राकृतिक संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन वाली विशेषता है कि ये प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, प्रकृति का निःशुल्क उपहार है ना, प्रकृति द्वारा दिया गया निःशुल्क गॉड गिफ्ट है ये। इसमें प्रकृति पैसे नहीं देती है। अब प्राकृतिक संसाधन भी कई प्रकार के हैं, हम देखते हैं आगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। आपको अगर कहीं किसी टॉपिक को समझ में नहीं आए, उसमें वीडियो को रोक करके आप उसको दोबारा देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ और पहला पार्ट आपका आज यही समाप्त में कर दूंगा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं विकास और उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन भी कई प्रकार के है ना। तो प्राकृतिक संसाधन विकास और उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं। तो पहला तो देखते हैं वो है संभावित, पहला है वो है संभावित और दूसरा है वास्तविक। नाम में ही अर्थ छिपा है। अब संभावित संसाधन वे कौन से जिनकी संभावना है, वर्तमान में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसकी संभावना है, यानी जिन संसाधनों की भविष्य में संभावना है, भविष्य में संभावना है तथा वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसकी भविष्य में संभावना है, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके हम उदाहरण देखते हैं। तो लद्दाख में यूरेनियम के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं कि हो सकता है ऐसा। जैसलमेर बाड़मेर में देखें तो पवन ऊर्जा की संभावना है, सौर ऊर्जा की संभावना है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में देखें तो वहां पर भी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावना है। तो संभावना है, वर्तमान इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। जबकि वास्तविक की बात करें तो वास्तविक की बात है वे संसाधन जिनका उपयोग हो रहा है, संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है तथा उसकी संख्या सीमित है। वर्तमान में जिसका उपयोग हो रहा है और जिसके बारे में पता है, जैसे हम देखते हैं जर्मनी का रूर क्षेत्र, जर्मनी का रूर क्षेत्र, और रूर क्षेत्र में क्या है, कोयला मिलता है, वहां कोयला मिल रहा है, लेकिन एक दिन वो कोयला समाप्त हो जाएगा। दूसरा देते हैं खाड़ी देश, खाड़ी देश है ना, जिसको अरब कंट्री बोलते हैं,
खाड़ी देशों में तेल के भंडार हैं, मिल रहा है ना तेल, लेकिन जिस तरह से तेल का दोहन हो रहा है उसी तरह से किया गया तो एक न एक दिन वो तेल समाप्त हो सकता है। तो दोनों समझ में आ गई। विकास के आधार पर पहला संभावित, दूसरा वास्तविक। संभावित में क्या है, जिनकी संभावना है भविष्य में हमारे काम में आएगा, लेकिन वास्तविक संसाधन वे है जिनका उपयोग वर्तमान में हो रहा है, सीमित संख्या में है और सबको पता है और एक दिन ये नष्ट हो जाना है। अब देखते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। अभी हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति का आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, पहला है जैव, दूसरा है अजैव। यानी उत्पत्ति कैसे होती है, दो प्रकार से, पहला तो जैविक संसाधन, दूसरा है अजैविक संसाधन। जैव संसाधन वे हैं जिसको सजीव बोलते हैं, है ना, जीव जंतु पेड़ पौधे इसमें शामिल होता है। अजैविक में निर्जीव होते हैं जिसमें भूमि, जल, खनिज, तेल आदि। तो जैव में कौन से, इनकी उत्पत्ति जीवों से होती है। उनकी जो उत्पत्ति है ना वो जीवों से होती है ना। जैसे देखते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, आदि। अजैव कौन से, इसको निर्जीव भी बोलते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति है ना वो जीवों से नहीं होती है, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति से होती है, प्रकृति से होती है। जैसे जल, वायु, खनिज, मृदा आदि। दो हो गए उत्पत्ति का आधार पर, पहला जीवों से, दूसरा अजीवों से। जीवों से नहीं होता है, जीवों से वे होते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जीवों से प्राप्त होते हैं। अजीवों से जल, वायु, खनिज, मृदा आदि। तो ये तो था उत्पत्ति के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं इसका उपयोग के आधार पर, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर हम पढ़ेंगे दो प्रकार, पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। इसमें भी नाम में भी अर्थ छुपा हुआ है। अनवीकरण का अर्थ है जिनको नया नहीं किया जा सकता, और नवीकरण में जिनको वापस नया किया जा सकता है ना। जिसको नवीनीकरण बोलते, जिसका नवीनीकरण होता है, नवीनीकरण कर सकते हैं, जिसका नवीनीकरण हम कर सकते हैं, इसको पुनः पारित कर सकते हैं, पुनः पारित कर सकते हैं, इसको रिसाइकिल कर सकते हैं ना, सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना, बायोगैस आदि, जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है। जैसे अगर आप कहीं ये पवन चक्की या पंखा लगाया जाता है, यहाँ पर डायनोमो दिया जाता है,
ये जैसे पंखा घूमता है या बैटरी में और ऊर्जा आ जाती है, जितना पंखा घूमेगा उतनी ऊर्जा आ जाएगी, है ना। तो इसको वापस नया भी किया जा सकता। जैसे ये मार्कर है, अब मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखा है, इसको मैं वापस नया नहीं कर सकता, इसको तो मुझे इससे वापस ही लिखना पड़ेगा, नया नहीं किया जा सकता है। लेकिन सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की प्लेट है, मकान के ऊपर लगा दी जाती है। एक दिन में जितनी ऊर्जा आई, दूसरे दिन भी उतनी ही ऊर्जा आएगी, वो भी निःशुल्क आएगी, ठीक है ना। तो ये नवीकरणीय है, इन संसाधनों का उपयोग है वो अधिक से अधिक होना चाहिए, इनकी संभावना अधिक है, ये जितने ज्यादा होंगे वो देश उतना ही विकास करेगा। दूसरा देखते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में उसको जिनको नया नहीं किया जा सकता, जिनको वापस नया नहीं किया जा सकता, जिनको वापस नया नहीं किया जा सकता है, उनका कोई जैसे विद्युत ऊर्जा है, उनको वापस आप जितनी जलाओगे उससे वापस नहीं बनेगी। जैसे मैंने मार्कर का उदाहरण दिया, पेड़ पौधे है, कोयला है, ऐसे आप देख रहे हैं कोयला, डीजल, गैस, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये सब है, इन सबको वापस नया नहीं किया जा सकता। ये सीमित मात्रा में है, इनका उपयोग मनुष्य है वो आजकल अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं, और ये भावी पीढ़ी के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आजकल इन संसाधनों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये संसाधन अनवीकरणीय है, इनका भविष्य में इनकी संभावना बहुत कम है, इनकी संभावना अधिक है, इसलिए इन संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन। ये तो थे केवल प्राकृतिक संसाधन। दूसरा अपना है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से है? मानव निर्मित संसाधन वे है जिनका निर्माण मनुष्य करता है, जिनका निर्माण मनुष्य करता है, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन का मतलब होता है जिनका उपयोग मनुष्य खुद करता है, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है, जैसे प्राकृतिक संसाधन के मूल रूप को परिवर्तित करके उसे संसाधन का रूप देना, संसाधन का रूप देना ही मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन है ना। तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? जैसे एक पत्थर है, पड़ा है रोड के बीच में, आते हैं लोग, ठोकरें देकर के जाते हैं, वो संसाधन नहीं है अभी तक, लेकिन उसी पत्थर को एक मूर्तिकार है उसको उठा करके अपने घर ले जाता है, उसकी मूर्ति बनाता है, उसके बाद वो संसाधन बनता है। क्योंकि संसाधन की परिभाषा ये है कि वो मनुष्य के काम आना चाहिए। जो पत्थर रोड के बीच में पड़ा था वो काम का नहीं था, तब तक वो संसाधन नहीं था, लेकिन उसी पत्थर को मानव ने अपने उपयोग में लिया तो उसका मूल रूप था, उसको परिवर्तित कर दिया। जैसे अयस्क है, जैसे पहला तो है पत्थर से मूर्ति बनाना, है ना, सड़क बनाना, पुल बनाना। दूसरा है अयस्क। अयस्क होता है, अयस्क को पिघला करके लोहा बनाना उसका। तो अयस्क जो खनिज है, उस खनिज से लोहा बनाना। अब लोहा है वो अनेक प्रकार से काम, जैसे इसकी औजार बनेंगे,
मशीनें बनेगी, पुर्जे बनेंगे, ठीक है ना, और भी सामग्रियां, लोह की सामग्रियां बनेगी। वे सब सामग्रियां है वो कौन कर रहा है? मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। तो दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के मूल रूप को परिवर्तन करके उसे संसाधनों का रूप देना ही मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे पत्थर से मूर्ति बनाना, मैंने उदाहरण दिया आपको। दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया कि जो अयस्क है, अयस्क से लोहा बनाना, लोहे से अनेक प्रकार की चीजें बनती है। ये था मानव निर्मित संसाधन। अब तीसरा, मानव अपने आप में एक संसाधन है। इतना काम किया है, किया किसने है? वो मानव ने। तो मानव अपने आप में एक संसाधन है। मानव अपने आप में एक संसाधन है। तो तीसरा इसका होगा रूप मानव संसाधन। मानव यानी लोग या मनुष्य अपने आप में एक संसाधन है। क्या वो पत्थर पड़ा था, उस पत्थर की मूर्ति अपने आप बन सकती थी क्या? नहीं बन सकती। उस मूर्ति को बनाने वाला कौन है? मानव है, मानव है। तो मानव ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया है, मानव ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया है। तो जो बुद्धि है वो मानव संसाधन का एक रूप है ना। तो लोगों के कौशल में सुधार करना, लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मानव संसाधन विकास कहलाता है। जितना ज्यादा मानव की बुद्धि का विकास होगा, उस देश की संख्या देखे तो उस देश में उन्नति अधिक होगी, उस देश में गरीबी कम होगी, उस देश में आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। क्योंकि मनुष्य में जो क्षमता है, उस क्षमता को बाहर निकालना जरूरी है। आपको ये पाठ था, ये टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है। जब किताब नहीं खोली थी तब ये तो था कि भाई पता नहीं क्या होगा, लेकिन इस टॉपिक को 15 से 20 मिनट में हमने इस टॉपिक को पूरा कर दिया है। और आप इस वीडियो को एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा समस्या नहीं है। तो मानव की बुद्धि का विकास करना ये मानव संसाधन विकास कहलाता है, ठीक है ना। अब इन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक। ये जो संसाधन है ये एक न एक दिन समाप्त होने वाले हैं, इसीलिए इन संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधन संरक्षण की परिभाषा पहले तो देखते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों का, नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग करते हुए, अधिक उपयोग करते हुए अनवीकरणीय संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना ही मानव संसाधन है। मानव संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण कहलाता है। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन है जिनको वापस नया किया जा सकता है, उन संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक करें, और जिनकी संख्या सीमित है, जिनको वापस नया नहीं किया जा सकता है,
उन संसाधनों का उपयोग कम से कम करें। उन संसाधनों का उपयोग कम से कम जितना हो सके उतना ही करें, है ना। आपके घर में अगर सोलर ऊर्जा है और विद्युत भी है, तो विद्युत को कब चलाना है। आपके घर में जनरेटर है, चलो उदाहरण देते, एक जनरेटर और एक आपके घर में सौर ऊर्जा है। इनका उपयोग कब करना है, जब सौर ऊर्जा कम हो जाए, यानी बादल हो, 1-2 दिन बादल हो, जब सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं हो तो जनरेटर का उपयोग करें। ये तो संसाधनों का संरक्षण है। आपको जब कोयले की जरूरत नहीं हो तो कोयले का उपयोग नहीं करें, कम से कम हो तेल का उपयोग करें, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ये सीमित हैं, ये एक दिन समाप्त होने वाले हैं। तो भविष्य अब देखते हैं पोषणीय विकास। पोषणीय विकास क्या है कि भविष्य के लिए ये जो संसाधन है, भविष्य के लिए संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना ही पोषणीय विकास है। ना कि आपके पास बाल्टी भरी पड़ी है, ये जरूरी नहीं है कि इस बाल्टी को एक ही झटके में इसको खाली करना, नहीं, जितनी जरूरत है उतना इस बाल्टी को खाली करें, तब तक तो संसाधनों का संरक्षण हो सकता है, नहीं तो संसाधनों का संरक्षण नहीं होगा। इस पृथ्वी पर देखते हैं तो ज्यादातर महासागरों का पानी है वो खारा पानी है, मीठा पानी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। और राजस्थान की मुर्दरा की बात करें तो मीठा पानी के तो लाले पड़ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आज अपना टॉपिक यही समाप्त हो जाता है। इस वीडियो को आप एक दो बार देख लेना, कोई समस्या इसमें होगी नहीं। और भी 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है, आपके जान पहचान वाले विद्यार्थी है, उनको ये वीडियो शेयर करना ताकि वो भी इसको देखें। और आज ये अपना काम पूरा हो गया है, क्योंकि कोरोना जो बीमारी है ये पता नहीं कब तक चलेगी। बच्चों के फोन आते हैं कि सर ये स्कूल कब खुलेगी, ये न सर को पता है, न मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को पता है, न प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है, क्योंकि ये बीमारी पता नहीं कहाँ रुकेगी। इसीलिए लॉकडाउन में आप घर बैठे हैं, दिन का एक टॉपिक तो आपका हो जाना चाहिए, और मैं आपको लगभग एक टॉपिक तो हर दिन का कंप्लीट करवा ही दूंगा। और अब स्कूलें सितंबर से पहले खुलने की संभावना बहुत कम है, और तब तक हमें लगभग आधा से ऊपर सिलेबस कंप्लीट करना है सभी विषयों का, केवल सामाजिक का नहीं बल्कि सब विषयों का आधा से अधिक सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। आप मेरे YouTube चैनल को बूढ़ी माता कोचिंग सेंटर इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें भी आपको हर रोज वीडियो मिलेंगे। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन की जो घंटी है उसी को भी दबा देना, फिर आपको हर रोज सामाजिक का एक पार्ट आपको मिल जाएगा। और सितंबर अक्टूबर तक स्कूल नहीं खुलेगी, तब तक आपका काफी कुछ सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि आगामी वर्ष में कोरोना नहीं होगा और बोर्ड की परीक्षा होगी, कहीं बोल्ड ना हो जाए। आप सबने इसको ध्यान से सुना है, इसके लिए धन्यवाद। और अगले टॉपिक में हम वापस मिलेंगे कल। धन्यवाद।